Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. आज की पहली टॉपिक है सील ऑफ छत्रपति शिवाजी इन नेवल एनसाइन। रिसेंटली इंडियन नेवी की जो फ्लैग है उसकी डिज़ाइंस में चेंजेस लाए गए और जो नई फ्लैग है उसे रिवील किया गया। पहले इंडियन नेवी की जो फ्लैग है वो कुछ इस तरीके से दिखती थी और अभी नया जो फ्लैग है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नए नेवल फ्लैग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सील था उसे शोकेस किया गया है। नए एनसाइन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इंडिया का नेशनल फ्लैग रहेगा और एक ऑक्टागोनल शेप, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये भी रहेगा ब्लू ऑक्टागोनल शेप। इस ऑक्टागोनल शेप के अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है टॉप में और नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सील था उसे दर्शाया गया है। शिवाजी महाराज की जो सील थी वो भी ऑक्टागोनल शेप की ही थी। यहाँ पे ऑक्टागोनल शेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 8 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंबलाइज कर रहा है कि हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी रीच मल्टी डायरेक्शनल है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी मल्टी डायरेक्शनल है। हर डायरेक्शन में ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। पुरानी जो नेवल एनसाइन थी उसमें इंडियन फ्लैग तो था लेकिन सेंट जॉर्ज का क्रॉस भी था, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक कॉलोनियल सिंबल था जिसे हम अभी भी कैरी करते हुए जा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने मराठा किंगडम को एस्टैब्लिश किया था। मराठा टेरिटरी जो थी उसमें बॉम्बे आता था, इसके अलावा मध्य प्रदेश और हैदराबाद के पार्ट्स भी आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके फादर थे शाहजी भोसले और मदर थी जीजाबाई। उन्होंने अपने फादर से पूना की जो जागीर है उसे इनहेरिट किया था। रायगढ़ में शिवाजी ने खुद को क्राउन किया था और छत्रपति टाइटल जो है इसे भी अज्यूम किया था। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो मराठा किंगडम की, वो प्राइमरीली इंस्पायर्ड थी डेक्कन स्टेट से, मतलब सदर्न एरिया से इंडिया के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था जहां पे उनके पास सारे पावर्स थे, बोथ एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर यानी गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट जो डायरेक्टली कुछ डिसीशंस लेती है और पार्लियामेंट में उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, गवर्नमेंट की जो डिसीजन है वही फाइनल होती है, इसे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। वो इसे एक्सरसाइज करते थे। लेजिस्लेटिव पावर यानी पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद लॉज पास होती हैं, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके लिए अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीशंस फाइनलाइज किए जाते हैं। कई सारी पुरानी किंगडम्स में ये जो 2 तरीके की पावर है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये अलग अलग थी। लेकिन इन केस ऑफ शिवाजी महाराज जी, उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था जहाँ पे टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वो भी उनके पास था। और लेजिस्लेटिव पावर कि अगर कोई लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं वो भी डायरेक्टली वो खुद बनाते थे। तो यही है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लॉज बनाते समय वो जिन जिन एरियाज में रूल करते थे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी लॉज को फाइनलाइज करने के लिए या पास करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही मराठा लैंग्वेज को अपना स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी महाराज जी के अंदर डिवाइडेड था 8 डिपार्टमेंट्स में। हर एक डिपार्टमेंट जो है उसे एक मिनिस्टर हेड करते थे जिन्हें अष्टप्रधान भी कहते हैं। शिवाजी महाराज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसमें
उनकी जो ऑफिसेस थी वो ना ही हेरिडिटरी थी और ना ही परमानेंट थी, यानी जो ऑफिसर्स पोजीशंस को होल्ड करते थे वो किंग के डिसीजन के ऊपर ही उन्हें रिक्रूट कर दिया जाता था। किंग जो चाहे वही होता था। तो इसमें अगर कोई ऑफिसर है तो उनके बेटे भी ऑफिसर होंगे, वो नहीं इम्पोर्टेंट था, और परमानेंट भी नहीं थी पोजीशंस कि एक बार हो गए तो हो गए, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। उनकी जो सिस्टम थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिफरेंट पार्ट्स में वो रूल करते थे, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेक्कन स्टेट या मुगल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। शिवाजी जी ने उसे थोड़ा रीऑर्गेनाइज ज़रूर किया था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज है, पोस्ट्स, पोजीशंस, नियम, ये सारी जो चीज़ें हैं उसे रीनेम भी किया था। शिवाजी जी की जो आर्मी थी उसमें कैवलरी और इन्फेंट्री थी। इसके अलावा शिवाजी जी एक नेवी भी मेंटेन करते थे, और उसी से इंस्पायर होकर इंडियन नेवी की जो नई फ्लैग है उसे डिज़ाइन किया गया। शिवाजी जी प्रेफर करते थे कि वो सोल्जर्स को कैश में सैलरी प्रोवाइड करे। सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम का जो प्राइमरी सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था, और ट्रेड टैक्स, जो भी बिजनेसेस होते थे उसमें टैक्सेस लगाया जाता था। लेकिन ये जो इनकम थी ये सफिशिएंट नहीं थी स्टेट की सारी एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। इसीलिए शिवाजी जी अपनी उन टेरिटरीज से जहाँ पे उनके एनिमीज थे या ऐसी टेरिटरी जिनके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वहाँ से चौट और सरदेश मुखी कलेक्ट करते थे। ये एक तरीके की जो है वो टैक्सेशन थी। चौट जो है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी की जो भी इनकम होती थी उसकी 1/4 पार्ट को चौथ कहते थे, और सरदेश मुखी यानी 1/10 ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी। तो ये दोनों ही वो जो है कलेक्ट करते थे इन टेरिटरीज से। अगली टॉपिक है ढोले। स्टडीज के अनुसार कई ऐसी स्पीशीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उन्हें ठीक से कंजर्व नहीं किया जा पाता। ऐसी ही एक स्पीशीज है ढोले। ढोले जो है ये काफ़ी इंडेंजर्ड है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज भी नैरो होती जा रही है। इट्स बिकॉज दे आर हंटेड, इनकी पोचिंग की जाती है, और इनका जो नेचुरल प्रे अवेलेबिलिटी है जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ये भी कम होता जा रहा है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अपनी रेंज की 82% तक ये सीमित हो गए हैं, और इंडिया में ये अपनी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की 60% एरिया तक ये अभी सीमित हो गए हैं बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान ढोले जो है ये प्रोटेक्टेड एनिमल नहीं था और इनका कंटिन्यूसली हंटिंग किया जाता था। इसके बावजूद इंडिया जो है यहाँ पे ढोले की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। इंडिया में ढोले वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सेंट्रल इंडिया में ही पाई जाती है। ढोले सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। हैबिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में ढोले गंगा नदी के साउथ के एरिया में, पर्टिकुलरली सेंट्रल हाईलैंड्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में भी इन्हें देखे जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी ये पाए जाते हैं। बंगाल में ये देखे जाते हैं, और इंडो गैंजेटिक प्लेन की जो तराई रीजन है यहाँ पे भी ये पाई जाती है। ढोले को कई और नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल एशियन वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वुल्फ। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में बिलोंग करते हैं, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेकेंड स्केड्यूल में प्रोटेक्टेड है। पॉपुलेशन डिक्लाइन तो हमने पहले डिस्कस की ही। कई सारी फैक्टर्स हैं, हैबिटेट लॉस, लॉस ऑफ प्रे जिन्हें ये हंट करके सर्वाइव करते हैं, कंपटीशन दूसरे स्पीशीज़ के साथ सर्वाइवल के लिए इनकी हंटिंग की जाती है, और इसके अलावा डिजीज़ेस होते हैं। डिजीज़ेस बेसिकली डोमेस्टिक डॉग्स से इन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज वॉस्टॉक। एक मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक और कमांड एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2020 अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई एट द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ रशिया। ये एक्सरसाइज जो है इसका एम है इंटरैक्शन और कोऑर्डिनेशन सभी अपनी पार्टिसिपेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के मिलिट्री कंटिजेंट्स और ऑब्जर्वर्स। इंडियन आर्मी कंटिजेंट भी रशिया पहुंची है अपनी गोरखा राइफल्स ट्रूप्स के साथ और ये जॉइंट मैन्यूवर्स में जिसमें जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस रहेंगे, कॉम्बैट डिस्कशंस होंगी, फायर पावर एक्सरसाइजेस होंगे, इनमें पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ। इंडियन आर्मी की जो कंटिजेंट है ये कोशिश करेगी कि प्रैक्टिकल जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उन्हें शेयर करे रशिया के साथ और रशिया से भी कई सारी डिटेल्स लें कि किस तरीके से ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाता है, मिलिट्री ड्रिल्स को क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसी नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस और जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। इस बार 2022 वॉस्टॉक में इंडिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान और मंगोलिया ने अपनी ट्रूप्स को भेजा है। इसके अलावा चाइना और रशिया तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वॉस्टॉक 2022 स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइज जो है इसमें 13 ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ रहेंगी जो रशिया के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और यहीं पे सारी ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंटी रेडिएशन पिल्स। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऐसी एप्रीहेंशंस हैं कि रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ज़ापोरिजिया पावर प्लांट पे और न्यूक्लियर डिजास्टर होने की संभावना है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो अराउंड 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स को सप्लाई करेगी अपनी एरियाज में। सबसे पहले समझते हैं क्या होती है रेडिएशन इमरजेंसी। जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है डिलिबरेटली फॉर अ टेररिस्ट अटैक या फिर एक्सीडेंट होने के कारण रेडियो एक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉम्ब्स जो गिराए जाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो इन सब के दौरान रेडिएशन जो है वो पूरी एनवायरनमेंट में फैल जाती है और सारी ही एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स को ये अफेक्ट करने लगती हैं और इसी को कहते हैं रेडिएशन इमरजेंसी। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में यूएस द्वारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे वो इसका एक एग्जाम्पल है। अभी तक जनरेशन्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि रेडिएशन जो है उसका अफेक्ट एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहा, वो धीरे धीरे वो स्प्रेड करता गया इन सक्सेसिव जनरेशन्स और इसकी वजह से कई सारी हेल्थ इश्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम कैंसर टू डैमेज्ड डिफरेंट ऑर्गन्स ये सभी देखने को मिल रहे हैं। रेडिएशन एक्सपोजर अगर हो जाता है इन दैट केस उससे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स जिन्हें एंटी रेडिएशन पिल्स भी कहा जाता है इसका यूज़ किया जाता है आजकल। ये जो पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स हैं इसमें नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन रहता है, आयोडीन जो सॉल्ट में हमें पता है रहता है और ये आयोडीन जो है ये जब एक्सपोजर हो जाता है रेडिएशन का, इस रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन को बॉडी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को रोकता है और थायराइड ग्लैंड में रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है उसे भी कॉन्सेंट्रेट होने से, उसके अब्जॉर्ब होने से उसको रोकता है। रेडिएशन लीक के बाद जब रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है इन दैट केस रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में रहता है ये आयोडीन पूरे एयर में फ्लोट करने लगता है। फूड, वाटर, सॉइल सभी चीज़ों को ये कंटैमिनेट कर देता है। अगर एक्सटर्नल एक्सपोजर होता है मतलब अगर बाहर स्किन में रेडियो एक्टिव आयोडीन डिपॉजिट हो जाता है तो इन दैट केस वार्म वाटर और सोप से उसे रिमूव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, जो आयोडीन है फ्लोट करता रहता है, अगर उसे कोई इनहेल कर ले तो
वही बहुत बड़ा एक रिस्क बन के रह जाता है। जब रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट कर जाता है तो इसी को कहते हैं इंटरनल एक्सपोजर या इरेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन इसको प्रोड्यूस करती है यूजिंग आयोडीन, और इसी से बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट होती है, हमें पता है। और इसीलिए कहते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन हो तो उसी सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए। पर थायराइड ग्लैंड को ये डिस्टिंग्विश करना नहीं आता कि कौन सा रेडियो एक्टिव आयोडीन है, कौन सा नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है, और इसी चीज का फायदा उठाती है ये एंटी रेडिएशन पिल्स। पोटेशियम आयोडाइड जो टैबलेट्स हैं वो थायराइड ब्लॉकिंग का काम करती है रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए। बेसिकली जब रेडिएशन होने वाला है एक्सपोजर, उसके पहले अगर कोई इन पिल्स को ले ले या फिर रेडिएशन एक्सपोजर के कुछ घंटे बाद भी इन पिल्स को अगर कोई ले ले तो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो इस पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट में रहता है आयोडीन, वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब होने लगता है बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से फुल हो जाता है विथ नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो इस मेडिसिन में रहता है, क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। अब आयोडीन, नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में पूरी तरीके से फुल हो गया है बिकॉज ऑफ दिस KI टैबलेट्स, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स, और थायराइड ग्लैंड और आयोडीन को अब्जॉर्ब करने की इसमें और जगह नहीं रहती क्योंकि ये फुल हो गया है, और इसीलिए ये स्टेबल रहता है नेक्स्ट 24 आवर्स तक। तो अगर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हो भी रहा हो, रेडिएशन एक्सपोजर हो भी रहा हो, तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को और अब्जॉर्ब नहीं करेगा थायराइड ग्लैंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये पोटेशियम आयोडाइड पिल्स हैं ये प्रिवेंटिव है, मतलब पहले एक्सपोजर नहीं हुआ है तब अगर कोई इन पिल्स को ले ले या एक्सपोजर होने के कुछ घंटों के अंदर ले ले तभी काम होता है। अगर ऑलरेडी डैमेज हो गया है रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से थायराइड ग्लैंड का, तो इन दैट केस उस डैमेज को वो रिवर्स नहीं कर सकता ये पिल। दूसरी बात यह है कि थायराइड ग्लैंड अगर एक बार रेडियो एक्टिव आयोडीन को अब्जॉर्ब कर ले तब थायराइड कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उस टाइम पे भी अगर ये पिल्स लिया जाए तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो एंटी रेडिएशन पिल्स जो है ये 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स की जो इफेक्टिवनेस है, जो एफिकेसी है, ये भी डिपेंड करती है कि कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन बॉडी में गया है और कितना ये अब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के द्वारा। अगर थायराइड ग्लैंड रेडियो एक्टिव आयोडीन को ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर चुका है तो उसके बाद ये पिल्स लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑल्सो इसमें कुछ एज कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पिल्स जो हैं ये रेकमेंड किए गए हैं फॉर पीपल हु आर अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो विमेन हैं वो भी एडवाइस नहीं किए जाते इन पिल्स को लेने के लिए। दूसरा इशू ये है कि ये पोटेशियम आयोडाइड पिल्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ थायराइड ग्लैंड को, कि ताकि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को अब्जॉर्ब ना करे। तो प्रोटेक्शन सिर्फ थायराइड ग्लैंड को मिलती है। दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें रेडिएशन कंटैमिनेशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दिस पिल्स। यहाँ पे एक बात नोट करना इम्पोर्टेंट है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एडवाइस किया है कि सॉल्ट या आयोडीन सप्लीमेंट्स अगर कोई लेते हैं ये सोच के कि वो भी ब्लॉक करेगा रेडिएशन एक्सपोजर होने के बाद उसके एब्जॉर्प्शन को, तो वो गलत बात है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं या सॉल्ट है उसमें इनफ आयोडीन नहीं रहती, इतनी आयोडीन नहीं रहती कि वो थायराइड ब्लॉकिंग को ट्रिगर कर सके। तो सॉल्ट या आयोडीन सप्लीमेंट्स जैसे सब्स्टिट्यूट्स का यहाँ पे कोई फायदा नहीं रह जाता। अगली टॉपिक है सुपर टाइफून हिनामनर। रिसेंटली सुपर टाइफून हिनामनर ने जापानीज आइलैंड्स को स्ट्राइक किया। सुपर टाइफून हिनामनर को कंपेयर किया जा सकता है विथ अ कैटेगरी 5 हरिकेन। करेंटली हिनामनर जो है ये ईस्ट चाइना सी के अक्रॉस मूव कर रही है और ये थ्रेटन कर रही है चाइना और जापान के आइलैंड्स को। 257 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में ये ट्रैवल कर रही है। हिनामनर जो है ये इस साल की 11th ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और
2022 की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। इसकी जो एपिसेंटर है ये लोकेटेड है अबाउट 643 किलोमीटर्स साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ जापान्स क्यूशू आइलैंड। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, टाइफून्स, ये सभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही हैं, बस इनके नाम अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग। हरिकेन्स जो है ये इस तरीके के ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में फॉर्म होते हैं। साइक्लोन्स ऑन द अदर हैंड साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में फॉर्म होते हैं। टाइफून्स नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में फॉर्म होते हैं। हमने कहा कि ये जो टाइफून है ये हरिकेन की 5th कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो हरिकेन की क्या कैटेगरीज है? कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 हम इस चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हुए जो हरिकेन है उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर विंड स्पीड एटलीस्ट 240 किलोमीटर पर आवर की होती है तभी उसे सुपर टाइफून में कैटेगराइज किया जाता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स किस तरीके से फॉर्म होती है? अगर ओशन टेम्परेचर 26 डिग्री से ज़्यादा है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, इन दैट केस वाटर एवेपोरेट कर जाता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओशन और कांटेक्ट में आ जाता है विद द मास ऑफ कोल्ड एयर। उसके बाद फॉर्मेशन होती है क्लाउड्स की। एक लो प्रेशर कॉलम की फॉर्मेशन होती है सेंटर में और उस कॉलम के इर्द गिर्द विंड जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती है। जैसे ही वो सेंट्रल कॉलम की जो प्रेशर है वो वीक हो जाती है तब विंड की स्पीड उसके सराउंडिंग रीजन में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। फेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की, तो एज डिस्कस्ड बिफोर 26-27 डिग्री से ज़्यादा हो जानी चाहिए सी सरफेस टेम्परेचर। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस रहना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स हमें पता है जिसके कारण विंड की मूवमेंट होती है। इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ में जाते हैं या साउथ में जाते हैं तब बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो विंड स्पीड है उसमें वेरिएशंस आनी चाहिए। वर्टिकल विंड स्पीड ये हमने काफ़ी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में। वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए प्री एग्जिस्टिंग या एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रेजेंस रहना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस भी रहना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कई बार इन प्रीवियस सेशंस। प्लीज गो थ्रू देम। तो की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिसमें वार्म ट्रॉपिकल वाटर मॉइस्चर रिलेटिवली माइल्ड विंड्स ये सारी टाइफून की कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा विंड्स, लार्ज वेव्स, हैवी रेन, फ्लड ये सारी भी काफ़ी ज़्यादा अकम्पनी करती है टाइफून्स को। एज डिस्कस्ड बिफोर कि जापान को इस टाइफून ने स्ट्राइक किया है। तो एक बार जापान के जो मेन आइलैंड्स हैं उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। ओकिनावा, ओकिनावा जो है ये ईस्ट चाइना सी और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है। ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है जो ryukyu आर्किपेलागो को फॉर्म करता है। ओकिनावा यहाँ पे बिल्कुल साउथ अगली है क्यूशू।
क्यूशु एक माउंटेनियस आइलैंड है जिसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। हॉट स्प्रिंग्स है, वोल्केनोज है, और जापान की जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट आसो, ये भी क्यूशु में ही है। ऑरेंज कलर में हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं क्यूशु आइलैंड को। अगली है होकाइडो। होकाइडो जो है ये जापान की नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। होकाइडो का मेजर रोल रहा है एग्रीकल्चर में। जापान की अगर आइलैंड्स की हम बात करें तो उसमें होकाइडो का रैंक फर्स्ट है इन प्रोडक्शन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉर्न प्रोडक्शन, बीफ और व्हीट प्रोडक्शन में होकाइडो का रैंक नंबर 1 है। यहाँ पे एकदम नॉर्थ में जो स्काई, लाइट स्काई कलर में रिप्रेजेंट किया गया है वाइट कलर में, वो है होकाइडो। नॉर्थ में है होकाइडो। तो शिकोकु और होकाइडो के बीच में है होन्शु, हम देख सकते हैं ग्रीन में। होकाइडो नॉर्थ में है सबसे ज्यादा। होन्शु जो है ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है जापानीज आर्किपेलागो का, और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट आइलैंड है। इसमें कई सारे रिवर्स हैं और जापान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है शिनानो रिवर, ये भी होन्शु में ही है। और ये ग्रीन में आप देख सकते हैं जो है सी ऑफ जापान और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के ठीक बीच में ये स्थित है जापान का होन्शु आइलैंड। अगली टॉपिक है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन फॉर आयुर्वेदा स्पार्क प्रोग्राम। कॉन्टेक्स्ट: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS ने अभी रिसेंटली स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन फॉर आयुर्वेदा डेवलप किया है। ये एक स्कीम है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाली है। ये स्कीम जो है ये यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है उनकी जो रिसर्च आइडियाज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं इसमें सबमिट कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल्स स्पार्क पोर्टल के थ्रू, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये जो प्रपोजल्स हैं ये इवैल्यूएटेड किए जाएंगे बाय एमिनेंट एक्सपर्ट्स एंड रिव्यूअर्स। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें ऑफर किया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 50,000 रुपीज़ अंडर दी फेलोशिप। इनिशियली इसमें 100 सीट्स जो है वो दिए गए हैं पर सेशन पे। स्पार्क प्रोग्राम जो है इसे प्राइमरीली डेवलप किया गया है टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप एक्यूमेंट फॉर रिसर्च, और उन्हें फर्दर सपोर्ट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए उनके रिसर्च आइडियाज़ को। स्पार्क को डेवलप किया गया है बाय द काउंसिल, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, and this will support the innovative ideas of young students. It will also promote the culture of evidence-based scientific research in the field of traditional medicine. जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आयुर्वेदा हो या फिर सोया रिक्पा हो या फिर उसमें यूनानी सिद्धा हो, इन सब ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगी बिकॉज ऑफ दिस फेलोशिप स्कीम दैट इज़ स्पार्क। इसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ जो है उन्हें नर्चर करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट करने के लिए इस कल्चर को, साइंटिफिक रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को डेवलप किया गया है। आते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS। CCRAS जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दैट इज आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी के अंतर्गत आती है। ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसकी जो डिसीजंस है ये खुद ही लेती है। ये जो भी रिसर्च होते हैं आयुर्वेदा, सोआ रिक्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे, इन रिसर्च के दौरान जो भी फॉर्मुलेशन होती है, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट और रिसर्च की जो प्रमोशन होती है ऑन साइंटिफिक लाइंस, इसकी एपेक्स बॉडी है, इसकी हेड बॉडी है CCRAS, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नुआखाई। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्रीट किया देशवासियों को ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नुआखाई। नुआखाई जोहार ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसे नुआखाई पर्व और नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है।
इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू वेलकम द न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन। नुआखाई ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स टू ईट, मीन्स ईटिंग ऑफ न्यू राइस, एंड दिस इज सिग्निफाइड बाय द Nuakhai Johar festival. This is a festival of western Odisha, southern Chhattisgarh and adjoining areas of Jharkhand. सिमडेगा नाम के जो एरिया है वहाँ के आसपास का एरिया। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई जोहार फेस्टिवल में फार्मर्स जो है वो अपनी फर्स्ट जो प्रोड्यूस है क्रॉप्स की, उसे गॉडेस समलेश्वरी को ऑफर करते हैं। शी इज़ अ फेमस मदर गॉडेस ऑफ सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। फेस्टिवल के ओरिजिन की बात करें तो वैदिक टाइम्स में ही नुआखाई फेस्टिवल जो है इसका सेलिब्रेशन देखा गया है। अगली टॉपिक है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं मुंबई में। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो यंग बच्चों में होता है। इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं रेड कलर के इन द माउथ एंड इन द थ्रोट। इसके अलावा हैंड्स, फीट एंड डायपर एरिया में भी ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन जो है ये अफेक्ट करती है हर एज के लोगों को, पर ये यूजुअली ऑकर करती है चिल्ड्रन में अंडर द एज ऑफ 5 years। एंटेरोवायरस फैमिली में बिलोंग करने वाली जो वायरसेस हैं उन्हीं की वजह से हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है। कॉमन जो वायरस है वो है कॉसैकी वायरस A16। ये टिपिकल जो है इसकी वजह से ये HFMD डिजीज़ होता है। और ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये वायरसेस जो है वो स्प्रेड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर अनवॉश्ड हैंड्स या अगर कोई सरफेस है जो कंटामिनेटेड है विथ ह्यूमन फीकल मैटर, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आ जाता है तो इन दैट केस इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कांटेक्ट विद द पर्सन्स सलाइवा, स्टूल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। इन सब केसेस में आपका HFMD ट्रांसमिट हो जाता है। सिम्टम्स में फीवर होता है, सोर थ्रोट, फीलिंग सिक, पेनफुल ब्लिस्टर्स एज डिस्कस्ड बिफोर। और ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं टंग, गम्स, चीक्स के अंदर भी हो जाते हैं। और ये इची नहीं होते लेकिन इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, जो रैशेस होते हैं उसमें। और ये जो रैशेस है ये स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करते, दे कैन बी रेड, वाइट, ग्रे और दे कैन ओनली शो जस्ट टाइनी बम्प्स। इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 7 से 10 दिनों के अंदर ही इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड कर जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स फिर भी रेकमेंड करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स टू हेल्प ईज सिम्टम्स। इसमें कुछ ऑइंटमेंट्स दिया जाता है टू सूद ब्लिस्टर्स एंड रैशेस। पेन मेडिकेशन दिए जाते हैं, इबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, हेडेक को रिलीफ करने के लिए। सिरप्स दिए जाते हैं सोर थ्रोट के लिए। और एस्पिरिन जो है ये नहीं देना चाहिए चिल्ड्रन को फॉर वायरल इन्फेक्शंस, बिकॉज एस्पिरिन देने से रेज सिंड्रोम होने की चांसेस रह जाती है चिल्ड्रन में। रेज सिंड्रोम में एक बच्चे की जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है, लेकिन अमोनिया और ब्लड एसिडिटी की जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करने लगती है। एट द सेम टाइम लिवर जो है वो स्वेलअप कर जाता है, लिवर में फैटी एसिड्स डिपॉजिट होने लगते हैं और ब्रेन में भी स्वेलिंग देखी जाती है, जिसकी वजह से सीजर्स होती है, कन्वल्जन्स होती है, कॉन्शियसनेस कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो इसी को कहते हैं रेज सिंड्रोम। और अगर ये जो डिजीज़ है इसमें एस्पिरिन लिया जाए, मतलब आपका HFMD डिजीज़, इसमें अगर कोई एस्पिरिन दे देता है बच्चे को तो रेज सिंड्रोम होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगली टॉपिक है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। NPPA के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है
कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है इट इज़ वर्किंग मोर एज अ फैसिलिटेटर एंड नॉट जस्ट एज अ रेगुलेटर। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो प्राइसेस हैं उसे कंट्रोल करती है इंडिया में। एनपीपीए को बनाया गया था इन द ईयर 1997 और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो ड्रग्स की प्राइसिंग को डिटरमाइन करती है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करती है कि ड्रग्स जो है वो अवेलेबल रहे एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एनपीपीए रेगुलरली पब्लिश करती है लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स को और उनके मैक्सिमम क्या सीलिंग प्राइसेस होंगे इसे भी डिटरमाइन करती है। फंक्शंस पे आते हैं। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है इसके प्रोविजंस जो है इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, एनफोर्स करना, उन सारे लीगल मैटर्स को डील करना जो इस अथॉरिटी के डिसीजन लेने की वजह से आ रहे हैं। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करना, शॉर्टेजेस को आइडेंटिफाई करना ताकि शॉर्टेजेस ना रहे मेडिसिन्स के, और अगर होते भी हैं तो रेमेडियल स्टेप्स लेना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्शन की जो डेटा है इसे कलेक्ट करना, मेंटेन करना। इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं उनकी मार्केट शेयर क्या है इस डेटा को देखना, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना ताकि बल्क ड्रग्स और उनकी फॉर्मुलेशंस हो सके। एनपीपीए की ऑफिसर्स और उनके स्टाफ मेंबर्स को रिक्रूट करना, अपॉइंट करना एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना ऑन चेंजेस एंड रिविजन्स इन ड्रग पॉलिसी की ड्रग पॉलिसीज में क्या नए मॉडिफिकेशंस लाने चाहिए, क्या नए रूल्स बनाने चाहिए, ये सब के ऊपर एडवाइस देना सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना इन पार्लियामेंट्री मैटर्स रिलेटिंग टू द ड्रग प्राइसिंग, यानी पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग ड्रग प्राइसिंग उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करना। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU ये क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग ये एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को सेटअप किया गया है बाय द NPPA। NPPA ने 12 प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट्स को सेटअप किया है इंडिया में अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। NPPA का प्लान है कि वो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इन यूनिट्स को सेटअप करेगी ताकि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उन्हें भी हेल्प मिल सके कि किस तरीके से ड्रग्स की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जो है वो इंश्योर रहे। प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट्स जो हैं ये सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये डायरेक्ट सुपरविजन में आते हैं स्टेट ड्रग कंट्रोलर के। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं जिनमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी रहते हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी रहते हैं। सब मिलके डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट्स को। ये जो यूनिट्स हैं इन्हें फंड करती है NPPA हर तरीके के एक्सपेंस के लिए। रिसेंटली 2022 में ही NPPA ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स के अंदर आने वाली 800 मेडिसिन्स के प्राइस को इंक्रीज किया बाय ओवर 10%। एसेंशियल मेडिसिन्स नाम से जाहिर है कि सभी इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन्हीं को कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन्स। प्राइस को इंक्रीज किया गया बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा जिसे इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया था NPPA को। अगली टॉपिक है बेल प्रोविजंस। रिसेंटली इंडिया की जो भी बेल प्रोविजंस हैं वो न्यूज़ में थी। बैकग्राउंड देखते हैं। CRPC या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसे ड्राफ्ट किया गया था इन द ईयर 1882 और इसे अभी भी यूज किया जाता है विथ अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। CRPC ने द वर्ड बेल इसको डिफाइन नहीं किया है इन द ड्राफ्ट, बट
कैटेगराइज किया है ऑफेंसेस को अंडर आईपीसी या इंडियन पीनल कोड, जिसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डाला गया है। डिफाइन नहीं किया है, लेकिन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को कैटेगराइज ज़रूर किया है। बेल जो है, इसमें क्रिमिनल केसेस में जो अक्यूज्ड हैं उन्हें टेम्पररी रिलीज दी जाती है। ये इन केसेस में दी जाती है जहाँ पे अभी भी ट्रायल जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में और जजमेंट अनाउंस होना बाकी है। बेल ग्रांट की जाती है कन्विक्टेड पर्सन को आफ्टर सबमिटिंग अ पर्सनल बॉन्ड या अश्योरेंस देने के बाद कि जो कन्विक्टेड है वो सारे कंडीशंस को फॉलो करेंगे जो कोर्ट इम्पोज कर रही है। जैसे ही एक पर्सन अरेस्टेड होते हैं वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसी ऑफेंस जिसमें बेल यूजुअली नहीं मिलनी चाहिए। इसमें अक्यूज जो है इससे बेल मिलती है, लेकिन इसके लिए सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है और ये डिसीजन कोर्ट लेती है डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस जो अक्यूज्ड ने कमिट किया है। और दूसरी एक होती है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है वही बेल दे देते हैं। इस चार्ट में डिफरेंसेस दी गई हैं बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। बेलेबल ऑफेंस, इसमें राइट टू गेट बेल होता है। ट्रायल जब पेंडिंग है तभी जो अक्यूज्ड है उन्हें बेल मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज उन पे की जा रही है वो उसे फॉलो करे। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये ऐसी सीरियस ऑफेंसेस होती हैं जिसमें बेल मिलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। बेलेबल में पुलिस ऑफिसर ही बेल दे देता है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऐसी सीरियस ऑफेंसेस जिसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है पुलिस को। नॉन कॉग्निजेबल, इसमें पुलिस को वेट करना पड़ेगा कि कोर्ट से कब वारंट मिलेगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर पाएंगे अक्यूज्ड को। कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल मतलब ये ऐसी नॉन सीरियस ऑफेंसेस होती हैं जिसमें अक्यूज जो है वो स्टेट प्रोसिक्यूशन के साथ एक अरेंजमेंट में आ सकते हैं खुद ही। फॉर एग्जाम्पल, बस ट्रेन में टिकट ना खरीद के जाना और पकड़े जाना। नॉन कंपाउंडेबल, ये सीरियस ऑफेंसेस होती हैं। इसमें जो कन्विक्ट्स होते हैं वो ऐसे क्राइम्स के होते हैं जैसे कि मर्डरर्स, थीव्स, फ्रॉड्स एट्सेट्रा, और ये अपनी जो क्राइम्स है इसके लिए किसी अरेंजमेंट तो दूर की बात, किसी भी इसमें इन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। टाइप्स ऑफ बेल्स की अगर हम बात करें तो रेगुलर बेल होता है, ये एक पर्सन को तब ग्रांट किया जाता है जो अभी अरेस्टेड है और जिसे अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म बेल होती है जिसे ग्रांट किया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इसे ग्रांट किया जाता है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की हियरिंग से पहले। एंटिसिपेटरी बेल जो है ये एक इस तरीके की बेल है जिसे एक पर्सन अप्लाई कर सकते हैं जब उस पर्सन को लगता है कि उन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर उन्हें ये नोशन है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है तो पहले ही वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने के समय पे कोर्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती हैं। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट हो जाते हैं, वायलेट किए जाते हैं बाय द अक्यूज्ड, इन दैट केस कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल भी कर सकती है बीच में। इस चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दिए गए हैं बिटवीन बेल, पैरोल एंड प्रोबेशन। बेल में क्या होता है कि जो अक्यूज्ड होते हैं वो सर्टेन अमाउंट दे देते हैं गवर्नमेंट को इन रिटर्न ऑफ फ्रीडम। उन्हें कुछ दिनों के लिए फ्रीडम मिल जाती है जब तक केस ट्रायल पे है। पैरोल में ऐसा नहीं होता। पैरोल में क्या होता है कि इसमें द पर्सन गेट सम टाइम ऑफ फ्रॉम देयर जेल सेंटेंस, कि वो कन्विक्टेड है, वो जेल में भी है, अंदर ही है जेल के, लेकिन जब वो
सज़ा भुगत रहे हैं उसके बीच में ही कुछ दिनों के लिए उन्हें ब्रेक दिया जाता है, टाइम ऑफ दिया जाता है, ताकि वो खुद की कुछ काम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। प्रोबेशन, प्रोबेशन इज द सस्पेंशन ऑफ sentence of an offender and allowing them to stay in the community while inculcating good behavior under the supervision of an officer। प्रोबेशन में जो सेंटेंस दी गई है, कितने साल तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, इसे सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि जो ऑफेंडर है, अक्यूज्ड है, वो काफ़ी उनकी अच्छी बिहेवियर रही है और उन्हें कम्युनिटी में अलाउ किया जाता है कि वो वहाँ पे रहे, ताकि गुड बिहेवियर वो वहाँ से भी इनकलकेट करे, लेकिन एक ऑफिसर के सुपरविजन के अंदर। इसमें जेल में नहीं डाला जा रहा है, सेंटेंस को ही सस्पेंड किया जा रहा है। बेल में कंडीशनल रिलीज होती है जेल से। इन कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो आप बाहर रह सकते हैं पेमेंट करने के बाद। परोल में भी कंडीशनल रिलीज होती है जेल से कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर रह सकते हैं। प्रोबेशन जो है वो तो ऑल्टरनेटिव है जेल का, उसमें जेल में रख ही नहीं रहे हैं शुरू से। बेल में एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। परोल में जो एक्ट सभी एप्लीकेबल है वो है प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजनर एक्ट 1900, द प्रिजनर्स बॉम्बे फॉर लॉ एंड परोल रूल्स 1959। प्रोबेशन में जो लॉज एक्ट्स अप्लाई होते हैं वो है द प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एंड द CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इन दैट केस बेल जज देते हैं। अगर परोल की हम बात करें तो इसमें परोल बोर्ड होती है, वो डिसाइड करके अवॉर्ड करती है, और जो प्रोबेशन है वो भी जज देती है। कब ग्रांट किया जाता है बेल को? एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल बिफोर गोइंग टू जेल और वाइल सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस। ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, जेल अभी तक गया नहीं है अक्यूज्ड, उसके पहले ही बेल दे दिया जाता है, या फिर कोई जेल में है, सेंटेंस भुगत रहे हैं, तब भी उन्हें बीच में बेल चाहिए, तब भी वो अलाउड होता है। परोल ग्रांटेड होता है अक्यूज्ड को जब वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट को सर्व कर रहे हैं, कि उनको 7 साल की सजा हो गई, 3 साल बाद उनको लगा कि परोल बोर्ड को लगा हाँ इनको परोल दी जा सकती है, तब ये दी जाती है। प्रोबेशन मतलब ये तब ग्रांट की जाती है जब लगता है कि जज को कि ऑफेंडर जो है ये कम्युनिटी में रह के ही सुधर सकते हैं, सुपरविजन में बस रखने की इनको ज़रूरत है। तो जेल में जाने की बात यहाँ पे आती ही नहीं है, जेल में जाने से पहले ही प्रोबेशन जो है वो ग्रांट करवाई जाती है। बेल तो हमने डिस्कस किया कि अक्यूज्ड को कब दी जाती है। परोल जो है इसमें ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं जेल टर्म, तब दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रोविजन जो है ये ग्रांट की जाती है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को, जो पहले कोई भी क्राइम नहीं किए हुए हैं और अभी भी जो क्राइम किए हैं उसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे क्राइम्स के लिए अगर किसी को पकड़ा जा रहा है तो इन दैट केस प्रोविजन दी जाती है। बेल में पेमेंट करने की जरूरत होती है एक सर्टेन अमाउंट को कोर्ट को, लेकिन परोल में ऐसी कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। प्रोविजन में कोर्ट कोई कॉस्ट इम्पोज कर सकता है रिलीज के टाइम की। अक्यूज को जब हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर से कोई सुपरवाइजर जो भी है उसको हटा रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो अक्यूज्ड है उन्हें इन दैट केस फाइनली लास्ट में उन्हें कोई कॉस्ट उनके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। कोर्ट ये डिसाइड करता है। बेल में सुपरविजन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अक्यूज्ड जो है उन्हें रेगुलर बेसिस पे आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल चल रही है कोर्ट में तो उन्हें अपीयर तो करना ही पड़ेगा कोर्ट में। परोल में सुपरविजन की जरूरत होती है कि हाँ ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद कोई परोल के लिए किसी को निकाला गया कुछ दिनों के लिए और वहां से वो भाग गया देश छोड़ के, तब तो हो गया। प्रोविजन में भी सुपरविजन, इसमें तो सुपरविजन का जो प्रोविजन है वो शुरू से ही है कि वो सुपरविजन में ही रहते हैं जो अक्यूज्ड है वो।
बेल प्रोविजंस की अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें फ्री ट्रायल, राइट टू फ्री ट्रायल जो है ये गारंटी दी जाती है अक्यूज्ड को। राइट टू लिबर्टी जो है इसे सेफगार्ड दिया जाता है। इसमें आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी अनलेस प्रिस्क्राइब्ड सो बाय अ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर। तो पहले ही किसी को जेल में डाल दिया, उसने जो क्राइम किया है वो प्रूव हुआ ही नहीं अभी भी कोर्ट में, और उसके पहले ही वो सेंटेंस जेल में वो गुजार रहा है, तो ये तो राइट टू फ्री ट्रायल है ही नहीं। तो बेल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी एंड इट गारंटीज द राइट टू अ फेयर ट्रायल फॉर द अक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेल जो है इट इज अ मेजर टू बैलेंस द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द अक्यूज्ड एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में जो अक्यूज्ड है उन्हें अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अक्यूज्ड जो है वो जब तक कन्विक्टेड नहीं होते, जब तक उनकी जो ऑफेंस है वो प्रूव नहीं हो जाती, तब तक वो जेल में रहेंगे, इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पर्सनल फ्रीडम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों को बैलेंस करते हुए बेल दी जाती है, क्योंकि बेल तभी दी जाती है जब वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे। वो देश छोड़ के नहीं जा सकते, वो सिटी छोड़ के नहीं जा सकते, कई सारी कंडीशंस इम्पोज की जाती है। इसीलिए रिलीज कंडीशनल है और बैलेंस्ड होती है पूरी प्रोविजंस। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ गारंटी करती है, पर्सनल लिबर्टी भी गारंटी करती है हर एक इंडिविजुअल को। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि अ पर्सन इज अज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक उनकी जो ऑफेंस है वो प्रूव नहीं हो जाती, वो कन्विक्ट नहीं हो जाते, वो तब तक वो इनोसेंट ही अज्यूम किए जाएंगे। इसीलिए जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है, एक पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता फ्रॉम हिज और हर पर्सनल लिबर्टी अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर। तो यहीं पे आर्टिकल 21 का इम्पोर्टेंस आ जाता है। तो बेल जो है ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें एक इंसान की लिबर्टी सिक्योर्ड रहती है, लेकिन अक्यूज्ड को अनजस्टिफाइड बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते, और इसे स्क्रूटिनाइज भी किया जाता है ग्रांट करते समय कि इसमें बेल दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। सेवरल जजमेंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हर एक केस को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को बेसिस पे रखते हुए ग्रांट करने से पहले बेल ग्रांट करने से पहले सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कॉग्निजेंस में रखे, एग्जामिन करे केस को अच्छे से, उसके बाद ही बेल दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इसे बार बार कहा है, रीआइटरेट किया है। तो जाहिर है कि बेल ग्रांट किया जाना चाहिए कि इसे रिफ्यूज़ कर दिया जाना चाहिए पिटिशन को। इसकी जो रैशनैलिटी है, ये रैशनैलिटी ही एस्टैब्लिश करती है a balance between individual rights and the interest of the society। आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1, ढोले is listed as critically endangered on the IUCN Red List। Number 2, potassium iodide tablets or anti-radiation pills are known to provide some protection in cases of radiation exposure. They contain radioactive iodine and can help block absorption and subsequent concentration of non-radioactive iodine in the thyroid gland. Number 3, super typhoon Hinamno recently hit Australia. Number 4, Hokkaido is the southernmost and largest prefecture in Japan. Hokkaido has a major role in agriculture, ranking first in Japan in production on a number of products like corn, beef and wheat. Number 5, the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, is a statutory body of the Ministry of Ayush, that is Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani Siddha and Homeopathy. Number 6, Nuakhai Johar is an agricultural festival also called Nuakhai Parab or Nuakhai Bhed Ghat. It is celebrated to welcome the new crop of the season. It is celebrated in Assam. Number 7,
Hand, foot and mouth disease is a bacterial infection common in young children that causes painful red blisters in the mouth and throat and on the hands, feet and diaper area. Number 8. National Pharmaceutical Pricing Authority or NPPA was constituted in the year 2010 as an attached office of the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers as an independent regulator for pricing of drugs and to ensure availability and accessibility of medicines at affordable prices. Number 9. A person can apply for anticipatory bail when he or she finds out that he or she could be arrested for a non-bailable offence. At the time of granting anticipatory bail, the court imposes certain terms and conditions which, if violated, the court may cancel the anticipatory bail. Number 10. A storm must attain a sustained wind speed of at least 600 km per hour in order to be classified as a super typhoon. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.